नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज़रा आप अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर लगाइए। मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता देती हूं, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स आने वाले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हाइपरटेंशन। इसको मैं बताऊँगी कि हाइपरटेंशन क्या होता है, ठीक है। अब समझिए हाइपरटेंशन, अब हम इसको हिंदी में समझेंगे। हमेशा मैं आप लोगों को हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आपको हिंदी में जितना मैं सिंपल से सिंपल भाषा हो उसमें मैं बोल करके आपको समझाऊँ। तो हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। क्या होता है? हाई बीपी। अब हाई बीपी आपने देखा होगा अपने घर में कि मम्मी और पापा अगर दोनों को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो पापा ज़्यादा गुस्सा करते हैं, पापा का बीपी ज़्यादा हाई होता है छोटी छोटी बातों पे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरतों की अपेक्षा पुरुषों में ये जो हाइपरटेंशन है वो ज़्यादा होता है। 50 साल तक के उम्र तक पहुंचने में उनको ज़्यादा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, पुरुषों को ज़्यादा ये होता है, ठीक है। ये समझ गए? अब समझिए बात को। अब बात को क्या समझना है आपको, अभी देना है एग्जाम्स और ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपको, अगर जीएनएम में आप पढ़ रहे हैं, अगर आप जीएनएम का कोर्स करते हैं तो जीएनएम में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एएनएम अगर आप कर रहे हैं तो ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी कोर्सेज में क्या हो रहा है, सभी कोर्सेज में सिलेबस सेम है। सिलेबस में थोड़ा बहुत अदला बदली है, बुक्स थोड़े बहुत इधर से उधर है, लेकिन जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा जो बुक्स हैं या फिर जो सिलेबस है वो लगभग एक समान है। और जब आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो जीएनएम वाले भी नॉट सेट देते हैं, जो एम्स की तरफ से वैकेंसी निकलती है, और बीएससी नर्सिंग वाले भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद जीएनएम वाले को अलग से पोस्ट बेसिक नर्सिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर के वो बीएससी वालों के इक्विवेलेंट माने जाते हैं। तो ये तो बात हो गई बहुत बाद की कि आप कोर्स कर लिए हैं और फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसके लिए भी मैं क्लासेस लूँ, और जल्द से जल्द ये वाली जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन की, जिसमें सभी नर्सेस किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें वो आपको बताई जाएगी बारी बारी से। तो आज के टॉपिक पर हम आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हाइपरटेंशन। और अगर आप बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर या फिर आप अगर जीएनएम के कोर्स कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है ये आते ही आते हैं और हर साल आते हैं, ठीक है। अब समझिए बात को। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। मैंने क्या बोला? हमारे पापा को बहुत ज़्यादा बीपी हाई की प्रॉब्लम है। क्यों है? हाई बीपी रहता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लगते हैं, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, बोलते हैं ना। इसीलिए घर में सभी लोग पापा से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। मम्मी से उतना डर नहीं लगता, ठीक है, लेकिन मुझे मम्मी से ज़्यादा डर लगता है, पापा से नहीं लगता। चलिए अब बात हम ये कर लेते हैं कि पापा को क्यों होता है। तो एक कारण मैंने बताया कि आदमी में ये ज़्यादा होता है, ठीक है, आदमी में ये ज़्यादा होता है औरतों की अपेक्षा। दूसरा कारण ये है कि अगर बीपी हाई है तो हम कैसे समझेंगे कि बीपी हाई है? बीपी हाई है कैसे समझेंगे? आप क्या करेंगे, आप वो स्फिग्मोमैनोमीटर जिससे हम बीपी को मापते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? उसका जो कुछ आकार होता है वो कैसा होता है? घड़ी जैसा यहाँ पे लगा हुआ होता है और इस पे इस तरह, जिसको हम बोलते हैं ना आला, यहाँ पे आगे ये होता है इस तरह, और आला आप कान में लगाते हो और फिर क्या करते हो, फिर आप यहाँ पे अगर यहाँ से बीपी लेते हो तो यहाँ पे फिर आप आला को रख देते हो और उसके बाद फिर आप इसमें हवा भरते हो और जितना आपका बीपी होता है उसमें ये शो होता है। लेकिन समझिए इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? बीपी मापने वाले को हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर है। अब ये जो स्फिग्मोमैनोमीटर है वो क्या कर रही है? वो ये कर रही है कि आपका बीपी माप रही है। तो अगर आप बहुत तेज अभी गुस्सा करते हैं, आपके पापा बहुत तेज गुस्सा किए और आप फटाफट गए और उनका बीपी मापने लगे और उनका बीपी अभी हाई दिखाया है, तो आप क्या बोलोगे कि पापा आपका बीपी हाई है। अब उनका टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाएगा, बोलेंगे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम क्या देखते हैं कि पापा ऐसे ही बोलते हैं, ये मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम दूर हटो, तुम क्या पढ़ते हो समझ में नहीं आता है, बस
ऐसे ही बोलते रहते हो कुछ भी। अगर मेडिकल लाइन से अगर आप हो तो आप अगर उनको बताते हो कि ये आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो पहले क्या हमें सुनने को मिलता है? पहले हमें सुनने को मिलता है पहले कोर्स तो कर लो, पहले कोर्स तो कंप्लीट कर लो। अभी कोर्स पढ़ा नहीं है, पढ़ते लिखते तो हो नहीं, पता नहीं क्या पढ़ते हो, है ना। तो देखिए हाई बीपी हम कैसे मापते हैं? अगर किसी व्यक्ति को 3 हफ्ते तक हम उसकी बीपी की मेजरमेंट करेंगे, 3 हफ्ते तक अगर हम उसकी बीपी को मापेंगे तो क्या होगा? अगर उसका बीपी 140/90 से ऊपर हो 3 हफ्ते यानी कि 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स में हम करेंगे और तीनों हफ्तों में हम अलग अलग नोट करेंगे, पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते। अगर इनका बीपी लगातार 3 हफ्तों तक इससे ज़्यादा रहा तो हम उस पेशेंट को बोलते हैं कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर उस आदमी को बोलते हैं कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा चिल्ला करके अभी आपके पास आया है, या फिर बहुत तेज़ी से वो वॉक करके आया है, चल करके आया है, बहुत तेज़ी से वो दौड़ करके आया है, या फिर बहुत चिंता में है, तब आपको बीपी नहीं लेनी होती है, तब आपको उनको पहले शांत करना होता है। ये समझ में आ गया? पहले हम क्या करेंगे? पहले हम उनको शांत करेंगे, शांत करके बिठाएंगे, पानी पिलाएंगे। जब वो पूरा रिलैक्स हो जाएंगे उसके बाद हमें बीपी लेनी होती है। समझ में आएगा ये सभी बातें? तो देखिए ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब बीपी हम बोलते हैं, किसी को बोलते हैं कि अगर आपको हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो वो कब होती है? जब आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा हो तब। अब देखिए ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सिस्टोलिक कितना होना चाहिए, अगर हाई बीपी है तो सिस्टोलिक कितनी होनी चाहिए? 140 से ज़्यादा होनी चाहिए। डायस्टोलिक कितनी होनी चाहिए? 90 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए अब जो बीपी है, जो ये मशीन है, इसमें हम कैसे मापते हैं? mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या है? यानी कि हम साथ में भी लिख सकते हैं mmHg, यानी क्या है? मिलीमीटर। ये Hg का मतलब होता है मरकरी। ठीक है, तो mmHg में हम बीपी को मापते हैं। अब अगर आपका बीपी क्या है? एक नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए? 120/80। तो ऊपर क्या है? ऊपर है सिस्टोलिक, नीचे क्या है? डायस्टोलिक। अब 120/80 mmHg लिखा जाता है बीपी पूरा। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब समझिए अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो क्या हो सकता है? अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसका ब्रेन, उसके जो वाइटल ऑर्गन्स है, अब वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? वाइटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो उसका जो सबसे पहले क्या होगा? उसका हार्ट, दूसरा क्या है? ब्रेन, तीसरा क्या है? ब्लड वेसल्स, अभी मैं आपको बताऊंगी ब्लड वेसल्स, चौथा क्या है? किडनी। ठीक है, अब आप समझिए हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स और किडनी, ये तीनों पर अफेक्ट होता है। ये तीनों अफेक्ट होता है। ये 3 नहीं है, शायद ये 4 है। चलिए, ये चारों अफेक्ट होता है, चारों ये प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो क्या होगा? आपका जो हार्ट है वो भी प्रभावित होगा, ब्रेन है वो भी प्रभावित होगा, ब्लड वेसल्स, खून की जो नली है पूरे बॉडी में बिछी हुई, वो भी प्रभावित होंगे। अब देखिए अब क्या होता है? नॉर्मली ये जो खून की नली है, ये जो हमारी नसें दिखती है हाथ में, उसमें से क्या बहता है? खून बहता है। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो जब खून बहेगा तो वो काफ़ी फोर्सफुल, काफ़ी धक्का मुक्की करके आगे बढ़ता है, जिसके कारण खून की नली पे बहुत जोर लगता है, बहुत प्रेशर पड़ता है, जोर लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्रेशर जब पड़ रहा है, फोर्स लग रहा है, समझिए बात को। खून क्या कर रही है? खून की नली में बहुत तेज़ी से जोर लगा लगा करके आगे बढ़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लड वेसल्स फट सकती है। ठीक है, इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा ही खराब है। अब समझिए बात को। अब अगर आपके पापा को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, आज आप सीख लो, फिर आप जा कर के अपने पापा को बोलो कि पापा मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आपके पापा को समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है और वो शायद मेडिसिन लेना शुरू कर दे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समझिए, अगर बात करें कि अगर आपके पापा को बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है तो और क्या क्या चीज़ें हो सकती है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देखिए समझिए, ब्रेन में तो सेरेब्रल डिजीज़ हो सकता है, यानी कि ब्रेन में। ठीक है, दूसरा क्या है? कोरोनरी डिजीज़
कोरोनरी डिजीज़ यानी कि हार्ट में, समझ रहे हैं आप। यहाँ से देखिए ब्रेन से ये संबंधित है, हार्ट से ये संबंधित है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम हो सकती है जब यहाँ पे ये ब्रेन को, हार्ट को जब ये डैमेज करती है तो प्रॉब्लम तो होगी ना। उसके बाद जिसका हाई बीपी रहता है, अगर पापा का हाई बीपी है तो उनको आँखों की समस्या होना शुरू हो गई होगी, अगर उसको लंबे समय से है। अगर आपके पापा को, मेरे पापा को अगर लंबे समय से होगी तो मेरे पापा को देखने की क्षमता कम हो जाएगी। और आपने ये नोटिस किया होगा कि आपके पापा में भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो क्या होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम हो जाएगी, विजुअल डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस। उसके बाद क्या होता है, पेरिफेरल डिजीज़। पेरिफेरल डिजीज़ का मतलब क्या होता है कि हाथ और पैरों की जो नसें हैं, जो ब्लड वेसल्स है, वो क्या होगी, वो सिकुड़ जाती है। जब वो सिकुड़ती है तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। ये आपको समझ में आ गया। आपको अभी एग्जाम्स देने तो मैं बहुत क्लियर कट आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाओ। अगर आप इतना भी लिख लेते हो तो आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। वो काट नहीं पाएगा मार्क्स आपके, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 या 2 मार्क्स काट पाएगा, लेकिन आपको लिखना सभी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम ये समझ पाते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर कितनी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, औरतों की अपेक्षा पुरुषों में ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा होती है। साथ ही ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर घर में बीपी के पेशेंट मिल ही जाते हैं। अब क्या होता है कि जो इंडिया है हमारा, जो हमारा भारत है, हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत महान है, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि हर घर में जो बीपी के पेशेंट है वो खुद को पेशेंट नहीं समझते हैं। वो क्या सोचते हैं, उनको सिर्फ बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत मामूली सी बात समझते हैं। लेकिन समझिए, इसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। क्यों बोलते हैं साइलेंट किलर, क्या बोलते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, साइलेंट किलर, चोरी चोरी चुपके चुपके आपके अंगों को नुकसान पहुँचाने वाला जो डिजीज़ होता है, जो बीमारी है, उसको हम बोलते हैं साइलेंट किलर। चोरी चोरी चुपके चुपके, बिना पेन के, बिना आपको कष्ट पहुंचाए, आपको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, आपके अंगों को नुकसान पहुंचाएगा। बोलते हैं ना कि दोस्त ही दोस्त का गला काट देता है। इसका मतलब है कि आपके साथ वो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके और आपको ही धोखा देता है, आपको ही चीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम यही है, चोरी चोरी चुपके चुपके आपके किस वाले अंग को नुकसान पहुँचाएगा, आपके हार्ट को, आपके हृदय को, आपके ब्रेन को, आपके मस्तिष्क को, ठीक है, ब्लड वेसल्स को, खून की नलियाँ को, और साथ ही किडनी को। यानी कि समझ में आ गया होगा, किडनी को हम क्या बोलते हैं, किडनी को हम बोलते हैं कि या फिर आप इसको रीनल भी बोल सकते हो, ठीक है, रीनल मेडिकल टर्म में। अब आप समझ गए कि किस तरह से ये हो रहा है। ये है चोरी चोरी चुपके चुपके वाला खतरनाक डिजीज जिसको हमने बोला हाइपरटेंशन, ठीक है। अब आप ये समझिए कि अगर आपके पापा को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, लेकिन जो बीपी है वो नॉर्मल से ज़्यादा रहती है। अब नॉर्मल से ज़्यादा कितनी रह सकती है, अगर 120 है तो 120 से ऊपर वाला अगर 120 से 139 तक रहता है यानी कि सिस्टोलिक, और नीचे वाला अगर 80 से 89 तक रहता है यानी कि डायस्टोलिक, तो क्या हो सकते हैं, अब क्या होंगे। अब ये कौन सी कंडीशन है, समझिए, जब बीपी कब हाई होता है, जब 140 से ज़्यादा होता है, यानी कि यह क्या है 139 है, और 90 से जब ज़्यादा होता है तब। इसका मतलब है इसको हम बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, प्री हाइपरटेंशन। इसका मतलब है कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अभी हुई नहीं है, लेकिन होने से पहले की स्थिति को हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। तो ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। तो अब हम इसके स्टेज को पढ़ते हैं। स्टेज मतलब कितने स्टेज होते हैं, समझिए। अगर आपको बुखार होता है तो पहले क्या होता है, पहले जो आपका जो टेम्परेचर है वो 100 होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो सकता है कि वो फिर 110 हो सकता है, फिर 120 हो। तो ये क्या होगा, ये स्टेज हो गए, किस तरह से वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका किस तरह से बढ़ने लगता है। अब सेम चीज़ आप अपने पापा के लिए सोचिए, कैसे सोचना है हमें। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर स्टेज 1 है, अगर स्टेज 1 है तो क्या होगा, तो हमने बोला कि अगर बीपी हाई होता है तो 140 ऊपर वाला और 90 उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे समझिए ऊपर वाला जो सिस्टोलिक है, ठीक है। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक मैं लिखूंगी नहीं है, अब मैं आपको वापस से समझाऊंगी नहीं कि सिस्टोलिक ऊपर वाले को बोलते हैं, डायस्टोलिक नीचे वाले को बोलते हैं। आपको ये बातें खुद याद रखनी है। आपको समझ में आ रहा है बात, अगर समझ में नहीं आता है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही हम बहुत जल्दी लाइव क्लास भी लेने वाले हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपका बस अभी
एग्जाम्स निकल जाए उसके बाद हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो समझिए बात को, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। और एग्जाम में ये सभी बातें लिखनी है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेज 1, आपके पापा को क्या प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन कौन सा स्टेज है ये आप पता कैसे करोगे? पापा को आप क्या बोलोगे? पापा को ठोस सबूत के साथ आपको क्या करना है, आपको जाना है ठोस सबूत के साथ, हर एक उस प्रूफ के साथ जो पापा को प्रॉब्लम है। समझ में आया? नहीं तो फिर से वो बोलेंगे कि आप क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो, हमें नहीं पता, और आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो और हर बीमारी के बारे में पढ़ करके हमें बताने चले आते हो। तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से उनको समझाना है, और एग्जाम में भी आपको एग्जामिनर को बहुत अच्छे से बताना है कि हाँ भैया मुझे सब कुछ आता है और आप नंबर नहीं काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 में सबसे पहले हम देखें कि ऊपर वाला कहाँ कितना से कितना तक होगा, 140 से ये होगा 159 तक, और नीचे वाला कितना होगा, नीचे वाला 90 से होगा 99 तक। अगर आप अपना बीपी मपवाते हो, किसी से मेजरमेंट करते हैं अगर आप बीपी की, ठीक है, आप अपने पापा के का जो बीपी है वो आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, तो समझिए बात को। तो अगर इतना तक के बीच में रहे ऊपर वाला और नीचे वाला 90 से 99 तक के बीच में रहे, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि पापा आपको स्टेज 1 की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको बीपी है लेकिन अभी ज़्यादा सीवियर नहीं हुई है, आप स्टेज 1 में हो, ठीक है, आप मेडिसिन खा करके ठीक हो सकते हो, आप रिलैक्स करो, ज़्यादा गुस्सा ना करो। उसके बाद समझिए अगर स्टेज 2 होगा तो क्या होगा, 160 से 179 ऊपर वाला रहेगा। मतलब क्या है, आप बीपी माप रहे हो और आपके पापा का जो ब्लड प्रेशर है वो 160 से ऊपर आ गया है, 160 से 179 तक के बीच में है, और नीचे वाला कितना हो गया है, नीचे वाला आपका हो गया है 100 से 109, ठीक है, नीचे वाला आ गया है। अगर स्टेज 3 रहा तो, स्टेज अगर 3 रहा तो समझिए बात को क्या होगा, जो ऊपर वाला है वो 180 से ज़्यादा होगा और जो नीचे वाला है वो 110 से ज़्यादा होगा। अब आप बात समझिए, अब हमने ये देख लिया है कि स्टेजेस कितने होते हैं, अब इसको समझना है। देखिए आप गए पापा के पास और आप गए स्फिग्मो मैनोमीटर को लेकर के उनका बीपी मापने, ठीक है। अब समझिए बात को कि पापा को आपको क्या बोलना है कि आपको स्टेज 1 है, स्टेज 2 है या फिर स्टेज 3 है। अब क्या बोलना है, देखिए यहाँ पे अगर स्टेज 1 है तो जो ऊपर वाला है, जैसे कि हम बोलते हैं ना 120/80, तो ऊपर वाला 120 से नीचे वाला 80 होता है, तो यानी कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अगर ऊपर वाला इसके बीच में आ जाए, ठीक है, तो और इसके बीच में आ जाए तो क्या हम बोलेंगे, स्टेज 1 है पापा, आपको स्टेज 1 की प्रॉब्लम है, ज़्यादा गंभीर नहीं है बीपी का प्रॉब्लम, लेकिन आप दवाई खाइए, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा कि अगर आप गए पापा के पास बीपी मापने के लिए और उनका जो ब्लड प्रेशर है जब आपने मापा तो 160 से ऊपर आया है और 179 के बीच में है, या फिर 100 से नीचे वाला जो है वो 100 से ऊपर है, 109 तक है, तो हम क्या बोलेंगे, पापा आपको स्टेज 2 की प्रॉब्लम है। अब समझिए बात को कि अब अगर 180 से ऊपर गया, इसका मतलब है कि बहुत डेंजर है। पापा को बताना है कि आपको तुरंत जाना है हॉस्पिटल में और आपका चेकअप होना है और आपको चेकअप करवाना है, ठीक है। 180 से ऊपर गया और 110 से ऊपर गया तो नीचे वाला 110 से नीचे वाला जो है ऊपर गया, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब आप समझिए कि आपको अगर जानकारी होगी तो किस तरह से आप अपने परिवार की हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने आसपास वालों की हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने पेशेंट की हेल्प कर सकते हो। अगर छोटी से भी कुछ गलती उनसे हो जाती है तो आपको कितना ज़्यादा गुस्सा आता है, सोच के देखो कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। आप क्या बोलते हैं, आपके मुंह से तुरंत निकलता है कि कैसा डॉक्टर है, पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा, पता नहीं बोलता है इस कॉलेज से आया हूँ उस कॉलेज से आया हूँ, क्या पढ़ा लिखा होगा, पूरा ऐश किया होगा नीट निकलने के बाद। आप समझ रहे हो बात को, क्या नर्स है, कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, नर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो आप समझिए बात को कि आप कोई भी फील्ड में हो और अगर आप मेडिकल लाइन से हो तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि हाँ भाई मैं इसमें कम पढ़ लूँगा उसमें कम पढ़ लूँगा। कम कब कर सकते हो आप, जब आपका सिलेबस है, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ को तो पढ़ना ही है, साथ ही आप कुछ टॉपिक्स को थोड़ा सा समेट सकते हो, कम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया स्टेज को भी हमने देख लिया, हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमने अभी तक क्या पढ़ा है, सबसे पहले मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ। सबसे पहले हमने ये पढ़ा है कि हाइपरटेंशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स डैमेज होते
होते हैं, ये ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है, मतलब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो क्या हो गया, तो ये चीज़ें मेरी खराब हो गई बॉडी की। तो रिस्क फैक्टर सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें ये भी आ गया। रिस्क फैक्टर हमने देखा और स्टेजेस हमने देख लिए कि स्टेज 3 होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हमने सभी चीज़ों को पढ़ लिया, ठीक है। तो जब हमने सभी चीज़ों को पढ़ लिया है, अभी लगभग इंट्रोडक्शन और रिस्क फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स मतलब क्लासिफिकेशन कितनी होती है और वो बांटा किस आधार पे गया है। तो अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन जिसको हमने बांटा है कारण के आधार पे, ठीक है, कारण के आधार पे, किस कारण की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके पापा को और आपके पापा को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या फिर उस वजह से, या फिर कोई और ही कारण है, मतलब सिर्फ स्ट्रेस है या फिर चिंता है, ठीक है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके आधार पर 3 कैटेगरी में हाई ब्लड प्रेशर को बांटा गया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके पापा को कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। आप जाकर के अपने पापा से पूछो कि आपको कोई और प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है और किस चीज़ में प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, इसको हम समझेंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन, या फिर आप टाइप्स, या फिर आप प्रकार बोल सकते हो कि कारण के आधार पे हमने इसको बांटा है। तो क्यों बांटा है, पहला देखिए, पहला क्या है, पहला है प्राइमरी, पहला क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, ठीक है, इसको हमने बादलों के बीच में घेर दिया। और आपको एग्जामिनेशन में भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं ताकि उसको लगे कि आपका जो कॉपी है वो बहुत खूबसूरत है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसके बाद क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। तीसरा क्या है, वाइट कोट हाइपरटेंशन। चलिए, तो वाइट कोट हाइपरटेंशन हो गया। नाम आपने बहुत नया नया सुना होगा, अब हम इसको समझेंगे कि आखिर ये क्या होती है। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, और आपको पढ़ना है तो बस पढ़ना है, ठीक है, आपको पढ़ना है तो बस पढ़ना है, और कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, और आपको बस पढ़ना ही है। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे, क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन और वाइट कोट हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं, फिर समझिए कि 2 चीज़ हम बोल सकते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप नोट कर पाओ, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन को यहाँ पे मैं थोड़ा सा बादल को यहाँ से मिटाती हूँ, और चलिए यहाँ पे हम इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन, एसेंशियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आइडियोपैथी, आइडियोपैथिक, पैथिक, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, पैथिक। चलिए यहाँ पे इसको और हम बादल के अंदर बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ये होगी, यहाँ पे है, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन, या फिर हम इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन, या फिर हम इसको आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोल सकते हैं। तो 3 नाम है, तो तीनों नाम को हमें याद करने हैं, और नाम बहुत इजी है, प्राइमरी और क्या है, एसेंशियल और आई, PEI, ठीक है, PEI, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद समझिए इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट को, यानी कि जिसको बीपी हाई की प्रॉब्लम रहती है, समझिए आपके पापा को बीपी हाई की प्रॉब्लम है लेकिन कोई भी अदर डिजीज नहीं है, कोई भी खतरनाक बीमारी नहीं है, तो उनको क्या है, तो उनको है प्राइमरी हाइपरटेंशन। समझना ये है कि आप अपने पापा के पास जाओ, ठीक है, और पूछो कि क्या पापा आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई और गंभीर समस्या है, कोई और खतरनाक बीमारी है, तो वो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं है, या फिर बोलेंगे कि हाँ मुझे है। जब वो बोले कि नहीं मुझे नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कौन सा टाइप है, इसका मतलब है प्राइमरी हाइपरटेंशन, या फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन, या फिर आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन, ठीक है, जिसमें पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होती है लेकिन उनका बीपी हाई होता है, ठीक है, ये हम समझ गए। अब इसमें क्या चीज़ें होती है, इसमें समझिए क्या चीज़ें हैं। इसमें 2 तरह की चीज़ें आती है। सबसे पहला जो इसमें चीज़ है वो क्या होता है, वो इसका होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा कैसे हो गया,
ऐसा कैसे हो गया कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है और बीपी हाई है, ऐसा कैसे हो गया? तो किन किन बातों पर ये चीज़ें निर्भर करती है? तो अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें, मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम है, तो दो टाइप को हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं या फिर बांट देते हैं। पहला क्या है? पहला है नॉन मॉडिफिएबल। मॉडिफिएबल इसका मतलब है कि इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, इसको हम फिर क्या नहीं कर सकते हैं, इसको हम फिर कोई भी इस कारण को हम रोक नहीं सकते हैं, ये अपने आप हो रही है, ये आपके कुछ हैबिट की वजह से नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो नॉन मॉडिफिएबल में क्या है? जेनेटिक। इसका मतलब है कि पापा को उनके पापा से मिला है, मतलब आपके दादाजी से मिला है ये बीमारी गिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या है दूसरा? इसके बाद है एज। एज की वजह से जब भी व्यक्ति का उम्र ज़्यादा होता है तो क्या होता है? बीपी हाई की समस्या होने लगती है खुद पर खुद बिना किसी बीमारी के, ठीक है। तो इसको हम बदल नहीं सकते, इसलिए मैंने लिखा है नॉन मॉडिफिएबल। और तीसरा क्या है? मेल जेंडर, यानी कि वो लड़का है इसीलिए ये जो कष्ट है उनको झेलना पड़ रहा है। आप बोलो कि पापा आपको लड़की होनी चाहिए थी, आप लड़का हो इसीलिए आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपको कोई भी बीमारी नहीं है। और ये भी हो सकता है कि उनको दादाजी से मिला हो ये प्रॉब्लम, या फिर ये भी हो सकता है कि एज होने की वजह से बीपी हाई की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो हमने इसको किस में रखा? नॉन मॉडिफिएबल में। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या है? दूसरा है मॉडिफिएबल। क्या है दूसरा? मॉडिफिएबल। चलिए अब बात को समझते हैं। अब मॉडिफिएबल में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जब कोई व्यक्ति एक्सेस शराब पीता है, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देना है। अब कोई व्यक्ति एक्सेस शराब पीता है तो क्या होगा? तो बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। जानबूझ के ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें क्या था? कोई भी चीज़ जो है वो जानबूझ करके नहीं है भाई, ये प्रकृति के देन है, इसीलिए बीपी हाई है। लेकिन इसमें अपने कर्मों की वजह से इनको ये फल मिल रहा है। अब समझिए बात को, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन या फिर स्मोकिंग अगर हो जाएगा बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग मतलब अगर कोई सिगरेट पीता है, सिगरेट अगर कोई पीता है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। साथ ही अब क्या क्या हो? अगर वो ज़्यादा इंक्रीज, आप समझिए बात को, इंक्रीज इनटेक ऑफ सॉल्ट फूड एंड कैफीन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे पापा जी हैं वो खाना खाने के बाद सब्जी में बिल्कुल ठीक ठाक नमक है, लेकिन उसके बाद भी उनको नमक चाहिए। इसका मतलब क्या है? नमक का सेवन वो जो उनको करना है नमक का सेवन वो ज़्यादा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो ज़्यादा खा रहे हैं, उनको मन कर रहा है, उसकी वजह से फैट, घी बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर समझिए बात को कि बटर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या फिर पकौड़े बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब तेल वाली चीज़ें। अगर मीट लाते हैं तो उसमें मसाला बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो मीट का जो फैट वाला पोर्शन है वो जब पापा ज़्यादा खाने लगे तो समझ जाना कि पापा को हाई बीपी की अगर प्रॉब्लम है तो ये भी कारण हो सकता है। बस बोलना नहीं है उनको, नहीं तो बहुत अच्छे से पिट जाओगे। अब समझो बात को, फैट जब ज़्यादा खाते हैं तब कैफीन, चाय या फिर कॉफ़ी जब ज़्यादा पीते हो तो चाय या फिर कॉफ़ी की जो लत होती है वो बहुत ख़राब होती है। और चाय और कॉफ़ी पे भी मैंने लेक्चर बनाया है कि ये हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से अफेक्ट करती है, ठीक है, और किस तरह से थोड़ा बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है बॉडी पे, लेकिन ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो ख़राब हो जाता है हमारा बॉडी से। अब देखिए, कैफीन मतलब चाय और कॉफ़ी जब 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप जितने गेस्ट आ रहे हैं उतने कप पापा के चल रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है? कैफीन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर पापा का बीपी हाई है, कोई और बीमारी नहीं है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन पापा को बोलना नहीं है, ये बात आप समझिए, पापा को बोलना नहीं है, आप बस नोटिस करो कि क्या क्या करते हैं वो, ठीक है। अब हमेशा आपकी गलती निकलती, अब आप उनकी गलती को निकालो, बस बात खत्म। गलती बस नोट करते जाओ, उसके बाद पापा को बोलना है साथ में। अब समझिए बात को, यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली कि प्राइमरी हाइपरटेंशन, एसेंशियल और आइडियोपैथिक हाइपरटेंशन में क्या क्या चीज़ें होती है। बीमारी नहीं है लेकिन बीपी हाई है। अब जब बीपी हाई है तो बीपी हाई होने का कारण क्या है ये हमने समझ लिया। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन तब होता है जब पापा को कोई और प्रॉब्लम होती है, कोई और डिजीज़ है। इसका मतलब है या तो किडनी में प्रॉब्लम है, या फिर किडनी से जो निकलता है रेनिन, किडनी से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है रेनिन, अगर ये ज़्यादा बनने लगे, या फिर एल्डोस्टेरोन ये भी एक हार्मोन है। ये क्या करता है? बॉडी में सोडियम और पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट पे बहुत सारे लेक्चर बने हुए हैं, आप जा करके उसको देख सकते हो। तो ये क्या कर रहा है? ये जो हार्मोन है ये बॉडी में सोडियम और पोटेशियम
को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो जब ये हार्मोन बॉडी में जब ज़्यादा बनते हैं तब भी प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद एक और चीज़ हो सकती है, उसके बाद ये क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ये क्या प्रॉब्लम है? अब ये देखिए, एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर, जो हमारी किडनी होती है पीछे से, इसके ऊपर छोटा सा चूहे के आकार का, मतलब समझिए कि अगर ये किडनी है तो इस पर छोटा सा कैप की तरह, जैसे हम लगाते हैं ना बर्थडे में कैप अपने सर के ऊपर, ठीक उसी प्रकार का एक ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो कि हमारे बॉडी में सभी काम में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है और बॉडी से भी काम करवाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। तो अगर इसमें ट्यूमर्स हो जाए, जो कि कैंसर वाली नहीं है लेकिन ट्यूमर्स हो जाए जो कि एक्सेस हार्मोन को निकालने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक डिजीज़ का नाम है, बीमारी का नाम है। अगर मैं इस पर लेक्चर लूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो लेक्चर अभी हम क्या ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की, मतलब बीपी हाई प्रॉब्लम है आपके पापा को, उसके सॉल्यूशन की तरफ हम आगे अभी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस किसी और क्लासेस में कर लेंगे। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको भी सबसे अच्छे से कवर कर सकूं और आपको अच्छे से नोट्स दे सकूं। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। जो पहला वाला कमेंट होता है उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, आप जाकर के इसको ज्वाइन करो। फिर वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा। साथ ही क्या होगा, ये एक डिजीज़ है जिसकी वजह से क्या होता है, ट्यूमर्स बन जाते हैं। कैंसर वाले ट्यूमर नहीं है लेकिन ट्यूमर्स है जिसकी वजह से एक्सेस हार्मोन यहाँ से निकलने लगती है। बस इतना ही समझना है। रीनल फेलियर, अगर किडनी फेल कर जाती है या फिर किडनी फेल करने जैसी स्थिति बनती है बॉडी में, तो क्या हो रही है, किडनी काम नहीं कर रही है, मतलब पापा को प्रॉब्लम है, पापा को बीमारी है, उसकी वजह से बीपी हाई है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में हमने यही देखा कि अगर प्रॉब्लम है, अगर बीमारी है तब बीपी हाई है, लेकिन प्राइमरी में कोई भी बीमारी नहीं है तब बीपी हाई है। तो उसके कारण भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई डिजीज़ नहीं है तो बीपी हाई है तो क्यों है, ठीक है। बस आप नोटिस करते जाओ और देखते जाओ। वाइट कोट हाइपरटेंशन, समझिए बात को। अब आते हैं मम्मी पे। अब हमने पापा की गलतियां निकाली, अब आते हैं हम मम्मी पे। अब मम्मी को आपने देखा होगा कि छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेती है, छोटी छोटी बात पे घबरा जाती है, छोटी छोटी बात पे उनको टेंशन होता है, और अक्सर हम सभी के मम्मी के साथ होता है ना। तो यहाँ पे देखिए वाइट कोट हाइपरटेंशन, ये एक ऐसी बीपी हाई की प्रॉब्लम है, यानी कि मम्मी की प्रॉब्लम। मम्मी का बीपी हाई नहीं है लेकिन अगर जाएगी डॉक्टर के पास और डॉक्टर उनका जब बीपी चेक करेंगे तो पापा से भी हाई निकलेगा। तो क्या हो रहा है, तो स्ट्रेस की वजह से, उस टाइम चिंता की वजह से बीपी हाई हो जाता है। डॉक्टर जितना बार बीपी लेगा उतना बार पापा से हाई निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि उस टाइम में जब भी डॉक्टर बीपी को मापता है, उस टाइम में जो मम्मी है वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेती है, कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी यानी कि चिंता में रहती है। तो इसमें यही होता है, जो पेशेंट होते हैं जब डॉक्टर उनका बीपी मेज़र करते हैं तो उस टाइम में वो स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। ये समझ में आ गया, मतलब मम्मी को प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिक विकार है। हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, लेकिन ये प्रॉब्लम अक्सर होती है महिलाओं में, क्योंकि जब उनका बीपी मापा जाता है तो स्ट्रेस की वजह से उनका बीपी ऑटोमेटिक हाई हो जाता है। मतलब क्या है, मरीज है उससे भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लक्षण देख लेते हैं। अगर पापा को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो बहुत सारे कंडीशन आपने देखा होगा कि मूड बहुत अच्छा नहीं रहता है, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत चीखते हैं, कभी बहुत उनको थकावट होती है। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं, समझिए बात को। उसको हम क्या बोलते हैं, साइन और सिम्टम्स, या फिर हम इसको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लिनिकल, यहाँ मैं लिख दूँ CLINICL, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, और मेडिकल टर्म में हम लिखते हैं मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। और कॉजेज़ को हम क्या लिखते हैं, कारण को ईटियोलॉजी, ETIOLOGY, ठीक है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब समझिए बात को कि साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। पहला क्या है, एसिम्प्टोमेटिक। इसका मतलब होता है कि बहुत लंबे साल तक पेशेंट को, यानी कि आपके पापा को, मेरे पापा को, हम सबके पापा को अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत साल तक कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। लक्षण कब आते हैं, जब वो बहुत स्टेज जो है उनका वो बहुत ज़्यादा क्रॉस कर जाता है, यानी कि स्टेज 3 या फिर स्टेज 2 वाली प्रॉब्लम हो जाती है, तो जिसको हमने अभी पढ़ा है। इसका मतलब है कि जब तक कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, जब तक वो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाएगा, तब तक सिम्टम यानी कि लक्षण नहीं आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक साइलेंट किलर है, चोरी चोरी चुपके चुपके आपके
सारे ऑर्गन को ये खराब कर देता है। ठीक है, तो लक्षण क्या आते हैं? एसिम्प्टोमेटिक। समझ में आ गया? दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा समझ यहाँ पे हेडेक, यानी कि सर में दर्द हमेशा रहेगा, सर की दर्द की शिकायत हमेशा वो करते रहेंगे, आपसे, हमसे, हम सबसे, क्योंकि हम सबके पापा को बीपी हाई की प्रॉब्लम है। इसके बाद क्या है? टिनाइटस, कान में सीटी जैसी आवाज़ उनको सुनने को मिलेगी, जैसे कोई सीटी बजा रहा हो या फिर कुछ सूं सूं आवाज़ कर रहा हो उनके कान में। ठीक है, उसी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं टिनाइटस। बाहर में वो कोई आवाज़ नहीं हो रहा है लेकिन कान में उनको सुनाई दे रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एपिस्टेक्सिस, इसका मतलब होता है नोज ब्लीडिंग, इसका मतलब होता है नाक से कभी कभी खून भी आ सकता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में क्या बोले? एपिस्टेक्सिस। फ्लश्ड फेस, इसका मतलब है कि जो पूरा फेस है, वो जब गुस्सा करते हैं तो पूरा फेस लाल हो जाता है। बोलते हैं ना कि अभी पूरा मुंह लाल है पापा का, बहुत गुस्से में है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि फ्लश्ड फेस, एक तो बीपी हाई है और उसके जो लक्षण आ रहे हैं बीपी हाई है और बहुत लंबे टाइम से है। तो लक्षण यानी कि कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रहा है? फ्लश्ड फेस। ठीक है, तो फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, एकदम लाल लाल हो जाएगा, आंख भी लाल हो जाता है, तो बहुत तेज डर लगने लगता है ना। तो समझिए बात को कि ये क्यों हो गया, फेस लाल क्यों हो गया? क्योंकि समझिए कि जब बीपी हाई है, तो बीपी हाई है तो खून को पूरे बॉडी में घूमने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है, बहुत जोर लगा रहा है, बहुत जोर लगा रहा है वो ब्लड वेसल्स पे। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है कि बॉडी में गर्मी उत्पन्न हो रही है, ऊपर से वो गुस्सा है। इसका मतलब समझिए, जब हम गुस्सा होते हैं तो पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो फटाफट बहने लगता है एक जगह से दूसरे जगह, सर से लेकर के पाँव तक। तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या हुआ कि गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो पूरा चेहरा लाल हो गया, क्योंकि खून का जो सप्लाई है वो हर जगह तेज हो गया है। ठीक है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द भी होने लगता है। ज़्यादा अगर आप प्रॉब्लम्स बताएंगे पापा को या फिर ज़्यादा आप टेंशन देंगे तो सीने में उनको दर्द की शिकायत होगी, तो ज़्यादा टेंशन अपने पापा मम्मी को ना दें। ठीक है, डिजीनेस, डिजीनेस में क्या हो सकता है? डिजीनेस में या तो उनको वीकनेस हो सकती है या फिर चक्कर खा करके वो गिर सकते हैं, तो टेंशन उनको ना दे। ठीक है, इसके बाद क्या है? विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने की क्षमता में भी कमी आ सकती है और उनको अब दूर की या फिर नज़दीक की, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि क्या क्या डिस्टर्बेंस होते हैं बॉडी में। और ये जो हाइपर टेंशन है, इसको एक बीमारी के रूप में समझे, इसको ये मत समझे कि बहुत हल्का फुल्का है, नहीं, ये क्या है? साइलेंट किलर है। ठीक है, ये हम समझ गए। इसके बाद एक और शब्द आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन क्राइसिस। इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको क्या बताया था कि जब बहुत ज़्यादा यानी कि स्टेज 3 वाली जब प्रॉब्लम थी तो 180 से ऊपर था ना, यहाँ पे क्या था? 180 से ऊपर वाला जो सिस्टोलिक था वो ऊपर था और नीचे वाला 110 से ऊपर। ठीक है, अगर बहुत तेज, मतलब समझिए कि बहुत खतरनाक स्टेज पर अगर आपके पापा मम्मी या फिर किसी का भी बीपी पहुँच जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? जो सिस्टोलिक है वो 180 से ऊपर तो होता ही है, साथ ही जो नीचे वाला है वो 120 से ऊपर हो जाता है। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 120/80। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे समझिए कि 120 होना चाहिए लेकिन हो कितना गया? 180। और यहाँ पे जो 80 होना चाहिए वो कितना हो गया? 120। आप समझ रहे हो बात को? जब 120 हो गया इसका मतलब क्या है कि बहुत खतरनाक कंडीशन है। अपने पापा या फिर मम्मी जिनको भी ये प्रॉब्लम है तुरंत हॉस्पिटल में जाए, तुरंत इसका जो मेडिसिन है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग हाइपर टेंशन का जो मेडिसिन है वो खाते ही नहीं है, उनको खाना है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है। ये एक बीमारी है, ये कोई लक्षण नहीं है, ये एक डिजीज है। ठीक है, अब आप समझिए कि किस तरह से काम होता है और किस तरह से ये आपको धीरे धीरे करके आपके बॉडी को खा जाती है, ये आपको समझना है। अब समझिए बात को, अब क्या करना है? हमें मेडिसिन देनी है। अब जब हम मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि जब आपके पास कोई पेशेंट आए या फिर आपके पापा हैं और आप पढ़ रहे हैं मेडिकल कोर्स, आप कर रहे हैं मेडिकल कोर्स, अब आपको क्या करना है? मैनेजमेंट करनी है, यानी कि उनका इलाज करने के लिए कुछ तो सोचना है। क्या सोचना है? यानी कि ट्रीटमेंट क्या होंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट या फिर आप इसको मैनेजमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में दो चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पहला क्या है? पहला है फार्मेकोलॉजिकल, फार्मेकोलॉजिकल। ठीक है, दूसरा क्या है? नॉन फार्मेकोलॉजिकल, नॉन फार्मेकोलॉजिकल। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले हम देख लेते हैं नॉन फार्मेकोलॉजिकल, जिसमें दवाइयाँ हम नहीं देते हैं, लेकिन और क्या क्या कर सकते हैं? आप पापा को क्या क्या बता सकते हो? आप क्या बता सकते हो? पहला तो ये कि उनको नमक कम खाना है। क्या बोलना है? पहला तो ये कि उनको नमक कम खाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
चलिए, पहला आपको लो आप उनको दे सकते हो NaCl, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद उनको बोलना है कि सब्जी वाला आप तेल खा सकते हो, लेकिन आप रिफाइन नहीं खा सकते हो, ठीक है। आप रिफाइन नहीं खा सकते हो। दूसरा, आप जो मीट है वो आप नहीं खा सकते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं, और जो सब्जी वाला तेल है उसमें अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। तो आपको मीट नहीं खाना है। मीट को क्रॉस कर देते हैं इधर, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, एक्सरसाइज करवाना है उनसे। एक्सरसाइज, जो नमक भी है आप सिर्फ उनको 2 से 4 ग्राम दे, ठीक है, दिन में 2 से 4 ग्राम दे। उसके बाद आपको चाय कॉफ़ी नहीं देनी है, ठीक है। जो कैफ़ीन है वो बंद कर देना है, जिसमें चाय और कॉफ़ी आता है वो आपको नहीं देना है, ठीक है। एक्सरसाइज करवाना है पापा से, साथ ही स्ट्रेस उनको लेने नहीं देना है। अब स्ट्रेस के लिए क्या है, आप बायो फीडबैक करवा सकते हो। बायो फीडबैक क्या होता है, बायो फीडबैक के माध्यम से लोग अपने आप को कंट्रोल करना सीखते हैं, ये एक टेक्निक होती है। तो आप उनसे क्या करवा सकते हो, बायो फीडबैक। स्ट्रेस आप उनको नहीं दोगे। अब उनका अगर स्मोकिंग अगर वो करते हैं तो स्मोकिंग वो ना करें, इसकी जिम्मेवारी आपकी है। तो स्मोकिंग आपसे आपको नहीं करवाना है, ठीक है। तो स्मोकिंग पे हमने भी कट लगा दिया, ठीक है। चलिए, अब ये सभी चीज़ें हो गई। अब फार्माकोलॉजिकल में क्या क्या चीज़ें होती है, हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर। इसमें भी बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। फिर हम दे सकते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। तीसरा हम दे सकते हैं डाईयूरेटिक्स। चौथा हम दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि जो बीपी हाई है उसके अगेंस्ट जो काम करे वो सभी ड्रग्स दे सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे दवाइयाँ आती हैं, और अगर मैं गिनवाने लगूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो आप ट्रीटमेंट इस तरह से कर सकते हैं उनको। इस तरह से हम एक तरफ दवाई और दूसरी तरफ आप क्या क्या चीज़ घर में कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही लिखना है। एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, पैथोफिजियोलॉजी और डायग्नोसिस आप ऐड कर सकते हो। साथ ही आप इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हो। तो अभी हाइपरटेंशन का जो लेक्चर है वो मैंने बहुत अच्छे से लिया है, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बहुत डिटेल में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप शॉर्ट बना करके फिर से आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। Thank you so much for watching my video.